हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं वो हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, जिसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। इस भाग 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक की हमारी ये 7वीं क्लास है। अब तक की हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब तक की 6 क्लासेस में हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको वो बताती हूँ, फिर हम आज की जो हमारी क्लास है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि जो संविधान, ये जो हम संविधान का जो भाग 1 है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संघ और इसका जो क्षेत्र है उस पर चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। फिर साथ ही साथ हमने क्या जाना था कि जो भारत देश है हमारा, जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसको क्या कहा गया है? इसको राज्य का एक संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य का संघ। किस किस प्रकार से भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये सब हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था अपनी पहले की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। साथ ही साथ उसके बाद हमने क्या जाना था? उसके बाद हमने जाना था कि जो हमारी भारतीय संसद है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, तो उसको जो राज्य के पुनर्गठन है उसके संबंधित उसको उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं, उन पावर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि जो हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया था, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसको कुछ क्षेत्र दिया गया और उसका कुछ क्षेत्र भारत के अंदर मिलाया गया, मतलब कि क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने जाना था जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव भारत के अंदर किस प्रकार से हुआ, किन किन रूपों में हुआ, हमने वो अपना ये पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें हम क्या क्या जान चुके थे? उसमें हमने जाना था कि जो देसी रियासतें थीं उनका एकीकरण किस प्रकार से हुआ, और फिर भारत में कितने राज्यों को किस भाग के हिसाब से विभाजित किया गया। फिर हमने उसके बाद जाना कि धैर्य आयोग और जो जेवीपी समिति है वो क्या है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। देन हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी कल की क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, लास्ट डे वाली, उसमें हमने क्या जाना था कि जो फजल अली आयोग है, क्या है? जो फजल अली आयोग है उसके तहत क्या हुआ था? 1956 में जो हमारा भारत क्षेत्र है उसको क्या है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। तो उसके बारे में भी हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्यों का उद्भव हुआ है भारत के अंदर देश की आज़ादी के बाद, जो किसके संविधान के पहले भाग में बताया गया है इसके बारे में, तो आज हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम उसमें पढ़ेंगे कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और संघ शासित प्रदेश, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। तो 1956 के बाद जो नए राज्य बनाए गए और जो संघ शासित प्रदेश बनाए गए, किस किस प्रकार से बनाए गए, किस किस प्रकार से उनका पुनर्गठन किया गया था, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। अब क्या हुआ था कि जो 1956 में 1956 के अंदर जो व्यापक स्तर पर क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था। उसके बावजूद भी क्या भारत के अंदर क्या हुआ कि जो राजनीतिक मानचित्र था उसमें क्या होने लगा, व्यापक विभेद होने लगा और राजनीतिक दबाव होने लगा, जिसके चलते क्या हुआ कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई कि इसमें कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। तो भाषा या संस्कृति एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। मतलब कि भाषा और संस्कृति को लेकर, मतलब कि भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग संस्कृति है भारत के अंदर। तो उसकी एकरूपता और अन्य कारणों के चलते जो दूसरे राज्य से क्या हुआ, अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी, क्या होने लगी, और राज्य होने चाहिए और राज्य का निर्माण होना चाहिए, उसकी मांग उठने लगी।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें बताया गया है कि जो हमारा महाराष्ट्र जो राज्य है और जो गुजरात राज्य है वो किन किन रूपों में उसका क्या पुनर्गठन हुआ था या उसका निर्माण हुआ था, वो जानते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। तो 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। अब 1960 के अंदर क्या हुआ, जो हमारा बम्बई राज्य था उसमें दो भाषाएं बोली जाती थी, द्विभाषी राज्य था, तो उसको दो अलग अलग राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र में कौन से लोग, जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे के लिए, एवं गुजरात बना किसके लिए, जो गुजराती भाषी लोग थे उनके लिए क्या हुआ, जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए गुजरात राज्य अलग बन गया, और जो मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र राज्य अलग बन गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था। अब जो ये गुजरात राज्य था वो हमारे भारतीय संघ का कौन सा राज्य था? 15वां राज्य था। कल हमने पढ़ा था कि 1956 में 14 राज्यों में विभाजित हुआ था भारत देश जो हमारा था, उसके अंदर 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 15वां राज्य 1960 में कौन सा बना? 15वां राज्य गुजरात बना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। चलिए आगे जानते हैं। आगे बताया गया है दादर एवं नागर हवेली के बारे में। तो 1954 में इसके स्वतंत्र होने से, किसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। मतलब कि 1954 के अंदर क्या हुआ था, जो दादर और नागर हवेली थी 1954 के अंदर इसको स्वतंत्र किया गया था। किससे स्वतंत्र करवाया गया था? जो पुर्तगाली थे। मतलब 1954 से पहले यहाँ किसका शासन हुआ करता था? जो पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज जो थे, उनका शासन हुआ करता था। किस पर हुआ करता था? दादर और नागर हवेली पर। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। तो 1954 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हो गया था दादर और नागर हवेली, किससे? पुर्तगालियों से। और फिर 1961 तक क्या हुआ, यहाँ पर लोगों द्वारा स्वयं क्या होने लगा? चुना गया प्रशासन चलता रहा 1961 तक। मतलब लोग अपना चुनते थे, अपने जो भी प्रशासन के लोग थे उनको लोग चुनते थे। तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ, 10वां जब संशोधन अधिनियम आया 1961 के अंदर, तो उसके द्वारा क्या किया गया, जो दादर और नागर हवेली थी उसको संघ शासित क्षेत्र, जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी कह सकते हैं, तो उसमें क्या कर दिया गया, उसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसमें परिवर्तित कर दिया गया। किसको? दादर और नागर हवेली को। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है गोवा और दमन और दीव के बारे में, कि इनका जो पुनर्गठन हुआ था या ये दोनों जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे किस प्रकार से बने और कब बने, उनके बारे में। तो 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। तो 1961 में क्या हुआ? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया, भारत में इन 3 क्षेत्रों को क्या किया गया? अधिग्रहित किया गया। कौन सा? गोवा, दमन और दीव को। 12वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। अब 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को अधिग्रहित तो कर लिया गया। फिर साथ ही साथ क्या हुआ कि 12वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, कब आया था? 1962 के अंदर। उसके तहत क्या किया गया, इन तीनों को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। मतलब कि गोवा को, दमन और दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे कहा गया है बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। बाद में 1987 में क्या किया गया, जो गोवा था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी तरह क्या किया गया, दमन और दीव को क्या किया गया, अलग अलग पृथक, मतलब कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, मतलब बना दिया गया। जो गोवा था उसको तो क्या किया गया, अलग पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 1987 के अंदर, और दमन और दीव को पृथक, मतलब कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में अलग अलग बना दिया गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पुडुचेरी के बारे में। किसके बारे में? पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी का क्षेत्र
पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। अब क्या दादर और नागर हवेली ये तो पुर्तगालियों का था, और साथ ही साथ जो पुडुचेरी था ये फ्रांसीसियों का गठन का स्वरूप था, जो पुडुचेरी है, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यन्नम के रूप में जाना गया। जिसे भारत में किन किन रूप में जाना गया? पुडुचेरी भी बोलते हैं, कराईकल के नाम से भी जानते हैं, माहे के नाम से भी जानते हैं, या फिर यन्नम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपर्द कर दिया था। 1954 में क्या था, जो फ्रांसीसी थे, फ्रांस ने क्या किया, इसको भारत को सुपुर्द कर दिया, मतलब भारत को दे दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। तो 1962 तक क्या हुआ, इसका प्रशासन जो इसमें जो पुडुचेरी था इसमें प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह क्या होता रहा, इसमें प्रशासन चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, मतलब कि 14वां जो अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, किसको? पुडुचेरी को। कब बनाया गया? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम पढ़ेंगे नागालैंड के बारे में। किसके बारे में? नागालैंड के बारे में। तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। अब 1963 में क्या हुआ था, जो नागा पहाड़ी थी और असम का जो बाहर का त्वेंसांग नाम का जो क्षेत्र था, उसको मिलाकर क्या किया गया, नए राज्य नागालैंड राज्य का क्या किया गया, गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। ऐसा किस लिए किया गया था कि जो उस टाइम पर क्या कौन थे, नागा आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया हुआ था, तो सरकार ने उनको संतुष्ट करने के लिए एक पृथक राज्य नागालैंड बना दिया। ठीक है, तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। अब नागालैंड क्या था, जो हमारा भारत देश था इसका 16वां राज्य बन चुका था। 16वें राज्य का दर्जा देने से पहले ये 1961 में ये इस पर किसका नियंत्रण था, कौन थे, असम के जो राज्यपाल थे उनका 1961 तक नागालैंड पर नियंत्रण रहा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जो मैं आपको बताती चल रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आती चल रही होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे जानते हैं हमारा हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल, इन तीनों जो ये राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जो पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, चलिए वो जानते हैं। तो 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1966 में क्या हुआ, जो पंजाब राज्य से जो भारतीय संघ के 17वें राज्य किसका, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो 1966 में पंजाब से अलग कर जो हरियाणा था 17वां राज्य बना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बनाए गए। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य पंजाब सूबे की मांग उठने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो सिख लोग थे, उनके जो सिंह जो ग्रह थे उनके द्वारा क्या होने लगा, अलग पंजाब सूबे की मांग उठने लगी कि हमको अलग एक पंजाब सूबा चाहिए। उनकी मांग के तहत क्या हुआ, यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। अब ये जो मांग उठी पंजाब अलग किसके लिए, कि हमारा सूबा अलग होना चाहिए, तो ये जो कौन थे, अकाली दल के नेता थे जिनका नाम क्या था, मास्टर तारा सिंह, उनके नेतृत्व में उठी थी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो 1966 में एक शाह आयोग था, उसके द्वारा उसके तहत क्या हुआ, उसकी सिफारिश पर उसने सिफारिश की, तो जो लोग उसमें हुआ कि जो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं तो उनको उनके लिए पंजाब राज्य बना दिया जाए, और जो हिंदी भाषा बोलते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसको हरियाणा राज्य के रूप में क्या कर दिया जाए, स्थापित किया जाए, एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में दिया जाए। तो साथ ही साथ क्या हुआ,
कि जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाबी राज्य होना चाहिए, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हरियाणा राज्य, साथ ही साथ जो इससे जो पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है उसे क्या कर दिया जाए, केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में बना दिया जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 1971 में संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया। साथ ही साथ फिर 1971 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये पूर्ण राज्य के रूप में बनकर सामने आया। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश है भारतीय संघ का, वो कौन सा राज्य है, 18वां राज्य है। कौन सा राज्य है, 18वां राज्य है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे हम जानेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में। किसके बारे में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्यों के बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ था, 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। अब 1972 में क्या हुआ, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है तो उसमें क्या हुए कि राजनीतिक जो मानचित्र था उसमें कुछ परिवर्तन आए। इस तरह से दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। तो इसके तहत क्या हुआ, जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, कौन से, एक तो मणिपुर और त्रिपुरा, और उपराज्य कौन सा था, मेघालय। तो इन तीनों को क्या हुआ, पूर्ण रूप मतलब कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब, 1972 में। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि दो संघ शासित प्रदेश जो थे, कौन कौन से, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी NEFA के नेफा के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी अस्तित्व में आए। तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। तो इसके साथ ही इसके तहत क्या हुआ, इसके चलते क्या हुआ कि फिर जो भारत देश है हमारा, उसमें राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। तो मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय फिर 21वां राज्य बनकर सामने आया। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा क्या हुआ, 1969 के द्वारा मेघालय को शासी राज्य बनाया गया। तो 1969 में जो मेघालय है उसको शासी राज्य क्या किया गया, बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था। तो फिर ये असम में इसको क्या है, जो मेघालय है इसको उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका क्या था, अपना खुद का ही एक क्या था, मंत्रिपरिषद था। ठीक है, क्या था, मंत्रिपरिषद था। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है, यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया, फिर भी क्या हुआ कि इससे जो मेघालय के लोग थे उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थे उनको पूर्ण नहीं कर पाया, उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से अलग कर दिया गया, मतलब कि पृथक कर दिया गया। तो फिर क्या किया गया, जो असम क्षेत्र था उससे मेघालय और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, असम क्षेत्र से। तो ये तो थे इतने राज्य। कल हम किसके बारे में जानेंगे, कल की क्लास में सिक्किम के बारे में जानेंगे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में जानेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में जानेंगे, फिर जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के बारे में, और फिर किन किन राज्यों के नामों में किस किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और बच्चों तक भी क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल पर जुड़ सकें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें बिना किसी परेशानी के। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।